दोस्तों जय हिंद। मैं आपके साथ एक और बढ़िया करंट का टॉपिक लेके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा इस समय गुजरात में उसके लिए विरोध भी चल रहा है और वो नदियाँ हैं। एक नदी है पार, दूसरी है तापी और तीसरी है नर्मदा नदी। तो इन नदियों को लेकर गुजरात में किन बातों का विरोध है, आइए हम लोग इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल गुजरात में जनजातीय समुदाय हैं वो केंद्र की पार, तापी और नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना का विरोध कर रहे हैं। इसका कारण क्या है समझते हैं। दरअसल क्या हुआ कि 1980 में एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आया था। उस पर्सपेक्टिव प्लान में ये किया गया था कि हम 3 नदियों को जोड़ेंगे जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। उसमें बात की गई कि जो वेस्टर्न घाट की तरफ से जब ये रिवर आती हैं तो इनका जो सरप्लस वाटर होता है उसको लेके चलेंगे और वेस्टर्न घाट के डिफिसिट रीजन वाला जो एरिया है जैसे सौराष्ट्र और कच्छ, वहाँ पर उस पानी को ले जाएंगे और वहाँ पर सिंचाई सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा। तो यही 1980 में इसके लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान लाया गया था। अब ये जो 3 नदियाँ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली नदी है पार नदी। ठीक है, पार नदी क्या है? ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और वलसाड से होकर बहती है। दूसरी नदी है ताप्ती, या जिसे आप तापी रिवर कहते हो। ये सतपुड़ा से निकलती है और महाराष्ट्र और गुजरात में होकर बहती है। तीसरी नदी है वो है नर्मदा रिवर और ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। गुजरात में खासतौर पर भरूच और नर्मदा जिले इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब इन तीनों रिवर में के जो परियोजना लाई गई, एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था जिसमें कहा गया कि पश्चिमी घाट में जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से सौराष्ट्र और कच्छ के कम पानी वाले एरियो में क्या करना है, इसके जल को स्थानांतरित करना है। तो इस पर ऐसा माना गया कि इस पर करीबन 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और उसके लिए नदियों के मार्ग को परिवर्तन किया जाएगा। इससे लगभग 2,32,175 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होने की उम्मीद है। अब इसमें से करीबन 61,190 हेक्टेयर क्षेत्र लिंक नहर के मार्ग में आएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। क्योंकि कहीं पर किसी योजना से फायदे होते हैं तो उससे कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। विरोध का जो सबसे बड़ा कारण है वो समझते हैं। जैसे राष्ट्रीय जल विकास एक अधिकरण है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे नावडा कहते हैं, NWDA, नावडा। ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार इन जलाशयों को, जब इन तीनों रिवर को जोड़ेंगे तो उससे कुछ जलाशय बनेंगे, डैम बनेंगे तो जलाशय बनेंगे और जलाशय के कारण लगभग 6,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। तो वैसे भी खेती योग्य ज़मीन कम है और वो भूमि जलमग्न हो जाएगी। दूसरी बात समझते हैं, इसमें कुल 61 गांव जलमग्न होंगे, जिसमें से एक गांव पूरी तरह से जलमग्न होगा और बाकी जो 60 गांव हैं वो आंशिक रूप से जलमग्न होंगे। तो 61 गांव जलमग्न हो रहे हैं, काफ़ी बड़ी बात है। अब इस परियोजना से कुल माना जा रहा है कि 2,500 परिवार प्रभावित होंगे। 2,500 इंटू अगर 5 या 6 भी कर दें आप हर परिवार के सदस्यों की संख्या, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ी एक संख्या आएगी। इसमें से 98 जो परिवार हैं वो महाराष्ट्र में स्थित एकमात्र जलाशय है इस परियोजना का, उसका नाम है झेरी जलाशय। वो इसी के कारण हो जाएंगे क्योंकि लगभग 6 गांव के लोग इसमें विस्थापित होंगे। अब गुजरात में इस परियोजना से लगभग 2,000 परिवार प्रभावित होंगे और उन जिलों में इन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय और लोग निवास करते हैं। तो उनको अपना विस्थापन का डर है क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनकी आवाज़ उतने मजबूत तरीके से नहीं पहुंचाई जा सकती है शासन के कानों में जितनी मजबूत तरीके से अन्य समुदाय अपनी बातों को, क्योंकि वो उपेक्षित माने जाते हैं, वो अपने आप को उपेक्षित समझते भी हैं क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व शायद इतना नहीं है। दरअसल अब इस इंटरलिंकिंग से लाभ क्या है वो भी समझते हैं। क्या होगा, जब वाटर डिफिसिट वाले एरियो में ये पानी जाएगा तो उन एरियो में जल और खाद खाद मतलब खाद्यान्नों की वृद्धि होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, पानी का हम समुचित उपयोग कर पाएंगे और जो तीसरी चीज़ है, कृषि को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जब कृषि को बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपदा न्यूनीकरण हो जाएगा। मतलब जो सूखाग्रस्त, सूखा भी तो एक प्रकार की आपदा होती है ना जिसके कारण फसलें खराब हो जाती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि जब वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा तो लोगों की पहुँच वहाँ तक होगी, कच्चा माल मिलेगा, कच्चे माल तक पहुँचने के लिए
तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस विवाद की सबसे बड़ी चिंताएं समझनी है। देखिए, नदियों को आपस में जोड़ना काफ़ी महंगा प्रस्ताव है, मानते हैं। उसके अलावा इसमें भूमि भी जलमग्न होती है, कई सारे जंगल नष्ट हो जाते हैं और उस एरियो की जैव विविधता भी खराब हो जाती है, नष्ट होती है, और इससे लाखों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, नदियों को आपस में जोड़ने से वन होंगे, जो आर्द्र भूमि होंगे, स्थानीय जल निकाय होंगे, उनका विनाश हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक डैमेज होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, और विस्थापन से जो विस्थापन को रोकने के लिए क्या करना, आपको पुनर्वास करना होगा। विस्थापन को रोका तो नहीं जा सकता है, तो हमें पुनर्वास करना होगा, और पुनर्वास से निपटने के लिए सरकार पर काफ़ी भारी बोझ पड़ता है, और लोगों को भी कहीं पर बसने में काफ़ी समय लगता है। कई बार ये परियोजनाएं में जो पैसा आता है विस्थापित लोगों तक, वो सही से पहुंच नहीं पाता, उसमें काफ़ी झोल हो जाता है, काफ़ी करप्शन क्रिएट होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा, नदियों को आपस में जोड़ने से समुद्र में गिरने वाले ताज़े पानी की मात्रा में कमी आ जाएगी, और इससे क्या होगा, समुद्री जीवन भी संकटग्रस्त हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार की और भी परियोजनाएं हैं, जैसे केन और बेतवा लिंक परियोजना भी है, तो वहाँ पर भी इस तरह की परियोजना की बात हो रही थी। तो विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैव विविधता का क्षरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा। अगर जंगल नष्ट हो जाएंगे तो उन जनजातियों को क्या होगा, क्योंकि जनजातियाँ तो अपने लिए जंगल को ही सर्वोच्च मानती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस परियोजना का विरोध फिलहाल क्यों किया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ, हम करंट के मुद्दों को आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे और उनके एनालिसिस करते रहेंगे।